दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और 24 घंटे सपोर्ट पाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 6 जैव प्रक्रम। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होते हैं। तो जैव प्रक्रम जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। एक डेफिनेशन है। ओके फ्रेंड्स, जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी शरीर की रक्षा करते हैं का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसका उपयोग क्या होता है? जो हम भोजन खाते हैं उसका विघटन करने में क्या होता है? ऑक्सीजन उपयोगी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब एक कोशिका के जीव पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहते हैं, अतः वे ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण के द्वारा सरलता पूर्वक कर सकते हैं। जो एक कोशिका के जीव होते हैं जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं, जो उनमें क्या होती है वो ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो विसरण द्वारा आसानी से कर सकते हैं। जबकि जो बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती हैं, अतः ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त है। यानी जो बहुकोशिकीय जीव जैसे हम हो गए, बड़े जीव हो गए, वो सारे क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन की पूर्ति विसरण के द्वारा नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? शरीर में मेटाबॉलिक यानी उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक या अपशिष्ट उपोत्पादों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, शरीर में मेटाबॉलिक यानी उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक या अपशिष्ट उपोत्पादों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब स्वपोषी व विषमपोषी जीव। तो विषमपोषी और स्वपोषी जीव क्या होते हैं? सबसे पहले देखते हैं स्वपोषी जीव। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनमें संचित भोजन या कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। उदाहरण पौधे। तो पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो इनमें भोजन जो संग्रहित होता है वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है। ओके फ्रेंड्स, और विषमपोषी जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी जीव कहते हैं। इनमें संचित भोजन या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन होता है। पादपों में क्या होता है? स्टार्च, और जो जंतु होते हैं उनके अंदर जो संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। तो इनके जंतुओं में इसका उदाहरण देखते हैं तो मानव होगा, जू हो गया, अमरबेल आदि ये आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये विषमपोषी जीव के उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं हम पोषण। पोषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादपों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ या जंतुओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ जो सजीवों की विभिन्न जैविक व शारीरिक क्रियाओं में सहायक होते हैं, पोषण कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादपों के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ या जंतुओं के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों से ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ जो सजीवों की विभिन्न जैविक व शारीरिक क्रियाओं में सहायक होते हैं, पोषण कहलाती है। तो ये पोषण की परिभाषा होगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आते हैं हम पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार देख लेते हैं। पहले स्वपोषी पोषण होता है एक, और एक होता है विषमपोषी पोषण। सबसे पहले देखते हैं हम स्वपोषी पोषण। ऐसा पोषण जिसमें स्वपोषी जीव बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण क्या हो जाएगा? पौधे। यानी ऐसा पोषण जिसमें स्वपोषी जीव बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित कर लेते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण पौधे। अब आ गया विषमपोषी पोषण। ऐसा पोषण जिसमें जीव आहार या भोजन के लिए पादपों या अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे विषमपोषी या परपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण मानव, जू, शेर आदि। ओके फ्रेंड्स, इसमें विषमपोषी में क्या होता है? जो जीव होते हैं वो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पॉइंट है अमीबा। एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। तो आप ये चित्र में देख सकते हैं, ये अमीबा है। अमीबा की जो आकृति होती है वो अनियमित होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अमीबा क्या करता है? ये कूटपाद बनाता है। ये कूटपाद बनाता है और इन कूटपादों में क्या होता है? कूटपाद में क्या होता है? ये जो खाद्य कण होते हैं या भोजन के कण होते हैं उन्हें क्या होता है? घेर लेता है। घेरने के बाद ये इस प्रकार
इसको पूर्णतः घेर लेता है और इसे शरीर के अंत में ही शरीर के अंदर ले लेता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार जो अमीबा क्या होता है, कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में सजीव कोशिकाओं के द्वारा, पौधों में सजीव कोशिकाएं या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। पौधे में सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों जैसे पत्ती आदि में होती है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रकाश संश्लेषण की अब देखते हैं चरण। तो प्रकाश संश्लेषण के निम्न चरण होते हैं। पहला हो जाएगा क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन करना। थर्ड पॉइंट आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2। ओके फ्रेंड्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, ये थर्ड पॉइंट है। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की समीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण की समीकरण, तो प्रकाश संश्लेषण की समीकरण जिसमें देखते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण की समीकरण में क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है 6 CO2 के अणु आते हैं। 6 CO2 के अणु और 12 जल के अणु ये आपस में क्रिया करते हैं, वो भी क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, अभिक्रिया करते हैं और ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज या स्टार्च के दो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसमें क्या होती है 6 O2 यानी 6 O2 के अणु भी मुक्त होते हैं। ओके फ्रेंड्स, साथ में 6 जल के अणु बनते हैं। तो इस प्रकार क्या होती है प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये भोजन का निर्माण कर लेते हैं और साथ में ये क्या होते हैं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अब स्थलीय पौधे। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। तो जो स्थलीय पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की पूर्ति कहाँ से करते हैं, जो भूमिगत जो पानी होता है उसका अवशोषण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ विभिन्न तत्व यानी जो पानी के साथ क्या करते हैं पौधे, विभिन्न तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम भी किसी न किसी रूप में ले लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अब रंध्र। तो रंध्र क्या होते हैं, ये पत्ती की सतह पर उपस्थित होते हैं। जो रंध्र होते हैं, जो पत्ती की सतह देखी होगी, एक निचली सतह होती है एक ऊपरी सतह होती है। तो जो रंध्र होते हैं वो पत्ती की सतह पर उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश जो आदान प्रदान इन्हीं के द्वारा होता है, लेकिन गैसों का आदान प्रदान तने, पत्ती व जड़ की सतह से भी होता है। यानी इन रंध्रों के अलावा क्या होता है, जो पत्ती की सतह होती है, तने की सतह, जड़ की सतह, उसके द्वारा भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। जो ये रंध्र होते हैं उनकी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है तो पौधा इन रंध्रों को बंद कर लेता है। रंध्रों का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। द्वार कोशिका में जब जल अंदर प्रवेश करता है तो वो फूल जाती हैं और रंध्र छिद्र खुल जाता है। इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। देख लीजिए इसका डायग्राम ये बनाए रखा है। तो इसमें ये क्या है, ये जो आपको येलो कलर में दिख रही है, पीले रंग में, ये क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये जो आपको दिख रहा है रंध्र है। ओके फ्रेंड्स, ये रंध्र और जो ये हरे कलर के दिख रहे हैं, जो येलो कलर के अंदर जो आपको हरे कलर दिख रहे हैं वो क्या है, हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट। ओके फ्रेंड्स, और ये जो आपको दिख रहा है ये जो द्वार कोशिकाओं का केंद्रक है। और जो ये इसके बाहर जो आपको हरी हरी जो सेल्स दिख रही हैं वो क्या होती है, इसकी सहायक कोशिकाएं होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो जब जल इनमें द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो ये रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। और जब ये गैस सिकुड़ती है तो ये रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये खुला रंध्र और ये बंद रंध्र का डायग्राम हो गया। ओके फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं अब नेक्स्ट हम लेते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक क्या होते हैं, हरे रंग के बिंदुवत कोशिकांग जिनमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो आपने देखे ये हरे रंग की बिंदुवत संरचना दिख रही है आपको इसमें द्वार कोशिकाओं के अंदर, तो इन्हें हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब मानव का पाचन तंत्र। तो ये मानव का पाचन तंत्र का आपको ये डायग्राम दिख ही रहा है।
तो ये जीवा हो गई, मुंह हो गया, गर्शिका, ये गर्शिका हो गई, ये यहाँ पे गर्शनी होती है, जो दोनों नलियां मिल रही हैं उसे हम कहते हैं गर्शनी कहते हैं। ये चित्र आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप चित्र देख लेना एक बार। तो नेक्स्ट हम अब इसकी थ्योरी पे आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पाचन तंत्र के अंदर पाचन क्या होता है। पाचन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में बदला जाता है ताकि वे शरीर द्वारा उपयोग में लाए जा सके, पाचन कहलाती है। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में बदला जाता है ताकि वे शरीर द्वारा उपयोग में लाए जा सके, पाचन कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं वह अंग तंत्र जो पाचन क्रिया से संबंधित होता है, पाचन तंत्र कहलाता है। इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा आहारनाल, दूसरी पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां वो होती हैं जो पाचक रसों का स्त्रावण करती हैं। तो हम यहाँ पे आहारनाल के बारे में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आहारनाल। मनुष्य की आहारनाल पूर्ण होती है। यह मुंह से गुदा तक विस्तारित एक नली के समान होती है। इसे निम्न भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आया मुंह। मुंह में दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं और जीवा लार की मदद से भोजन को अच्छी तरह मिलाती है एवं भोजन को लसलसा बना देती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ लार में उपस्थित एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन मंड या स्टार्च कणों को शर्करा में बदल देते हैं। जो लार एमाइलेज या टाइलिन क्या करते हैं, मंड या स्टार्च कणों को शर्करा में बदल देते हैं। जैसे ये देख लीजिए, पीएच 6.8, जो मुंह की जो पीएच होती है लगभग 6.8 होती है। और ये क्या है, लार एमाइलेज की उपस्थिति में स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च वो कहते हैं माल्टोज या शर्करा में बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मुंह के अंदर जो क्रिया हो जाती है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब ग्रसनी। मुख गुहा के नीचे ग्रसनी होती है। जो मुख गुहा होती है उसके नीचे ग्रसनी होती है। ग्रसनी एक ऐसा स्थान है जहां श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र दोनों खुलते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां कोई पाचन नहीं होता। तो ग्रसनी के अंदर क्या होता है, कोई पाचन नहीं होता। तो नेक्स्ट हम आहारनाल का तीसरा भाग देखते हैं अब, ग्रसिका या इंग्लिश में कहें तो इसोफेगस। ओके फ्रेंड्स, इसमें कर्माकुंचन गति पाई जाती है। जो ग्रसिका होती है उसके अंदर क्या होती है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है जिसके द्वारा भोजन अमाशय में पहुंचता है। तो कर्माकुंचन यानी जो ये क्या होता है, जो ग्रसिका होती है वो क्या होती है, सिकुड़ती और फैलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन आगे की ओर बढ़ता रहता है। ओके फ्रेंड्स, ग्रसिका में भी कोई पाचन नहीं होता। नेक्स्ट हम आते हैं अब अमाशय में। अमाशय में चौथा भाग है। भोजन के आने पर अमाशय फैल जाता है और जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस भोजन में मिलाए जाते हैं। वह भोजन को अच्छी तरह मिश्रित किया जाता है। जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन आदि का स्त्रावण करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो HCl क्या होता है, अम्लीय माध्यम, HCl क्या होता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। वह पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में और प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलता है। जो अम्लीय माध्यम यानी जो HCl होता है अम्लीय माध्यम तैयार करता है और ये पेप्सिनोजन को क्या होता है, सक्रिय पेप्सिन और प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। वह रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन, जो दूध में क्या होती है, कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है, कैसीन का पाचन करता है। दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, उसका पाचन कौन करता है, रेनिन। जो छोटे नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रेनिन जो होता है एक्टिव रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो उनमें रेनिन पाया जाता है, जबकि जो बड़े जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रेनिन नहीं पाया जाता। ओके, उनकी जगह उनमें क्या होता है, पेप्सिन पाया जाता है, जबकि जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर क्या होता है, रेनिन पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। क्षुद्रांत आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 5 से 6 मीटर होती है। अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत में आए भोजन में अग्नाशय रस व पित्तरस मिलाए जाते हैं। पित्तरस भोजन को क्षारीय बनाते हैं। जो पित्तरस क्या होते हैं, क्षारीय बनाते हैं। पित्तरस जो यकृत में क्या होता है, पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय से क्या होता है, पित्तरस जो होते हैं वो ये छोटी आंत में आते हैं ताकि अग्नाशय रस उस पर क्रिया कर सके। जो अग्नाशय रस होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय माध्यम में क्रिया करते हैं। इसके अलावा पित्तरस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं। यानी एक तो जो पित्तरस क्या करते हैं, एक तो भोजन को क्षारीय बनाते हैं और इसके अलावा ये क्या करते हैं, पित्तरस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं ताकि वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से सरलतापूर्वक हो सके। इस क्रिया को वसा का इमल्सीकरण या पाइसीकरण कहते हैं। जो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना क्या कहलाता है, इमल्सीकरण या पाइसीकरण कहलाता है। इस क्षुद्रांत के द्वारा भी स्त्रावित एंजाइम भी, जो क्षुद्रांत होती है उसके द्वारा भी क्या होते हैं, एंजाइम स्त्रावित किए जाते हैं या भोजन में मिलाए जाते हैं। जो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को
वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में पाचित कर देते हैं। इन पाचित पदार्थों को जो क्षुद्रांत की भित्ति के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अंगुली के समान प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी जो आंत होती है वो क्षुद्रांत की भित्ति की द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर क्या होता है, अंगुली के समान पर्वत होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। तो जो क्षुद्रांत होती है, क्षुद्रांत की जो भित्ति होती है, उसमें क्या होता है, दीर्घरोम पाए जाते हैं। दीर्घरोम पाए जाते हैं, वो दीर्घरोम के अंगुली के समान होते हैं और ये क्या होते हैं, अवशोषण में सहायक होते हैं। दीर्घरोमों में रुधिर वाहिकाएं अधिक संख्या में होती हैं। तो जो दीर्घरोम से क्या होती है, अधिक संख्या में क्या होती है, रुधिर वाहिकाएं उसमें पाई जाती हैं, जो अवशोषित भोजन को शरीर की प्रति कोशिका में पहुंचाती हैं। तो जो रुधिर वाहिका क्या करती हैं, जो अवशोषित भोजन है उसको क्या होती है, शरीर की प्रति कोशिका में पहुंचाती हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में, नए ऊतकों के निर्माण में, जो भोजन अवशोषित किया है उसका उपयोग क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करने में, नए ऊतकों के निर्माण में और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब बड़ी आंत, वृद्धांत या बड़ी आंत। बिना पचा हुआ भोजन, यानी जो छोटी आंत के बाद जो भोजन कहाँ पहुंचता है, वृद्धांत में पहुंचता है जो पाचित नहीं हुआ है। यानी बिना पचा हुआ भोजन वृद्धांत में भेज दिया जाता है, जहां अधिक संख्या में दीर्घरोम होते हैं। इसमें उपस्थित जल का अवशोषण कर लेते हैं। जो वृद्धांत होती है उसके अंदर भी क्या होता है, दीर्घरोम पाए जाते हैं इसमें, और ये क्या करते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं। शेष पदार्थ गुदा द्वार द्वारा शरीर के बाहर मल के रूप में त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। यानी जो मल का बाहर त्यागना क्या कहलाता है, बहिक्षेपण कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं एसिडिटी। अमाशय का श्लेष्म स्तर एसीएल से अमाशय की दीवार की रक्षा करता है। कभी कभी एसीएल का स्त्रावण ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं। इस स्थिति को एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी होती कब है, क्यों होती है एसिडिटी? तो एसिडिटी का मेन कारण है हमारी भोजन जो दैनिकचर्या है वो उसका परिवर्तन होना। जैसे मान लीजिए हम क्या होते हैं, डेली मान लीजिए 10 बजे भोजन करते हैं, लेकिन हमारा ये रूटीन जो होता है टूट गया है। तो हम मान लीजिए 10 बजे की जगह हम क्या कहते हैं 12 बजे भोजन करने लगे। लेकिन जो एससीएल होता है, जो इसका स्त्रावण होता है, वो तो 10 बजे होना ही है, क्योंकि आपका डेली रूटीन के हिसाब से वो स्त्रावित हो जाता है। लेकिन आपको भोजन नहीं होता, भोजन ना होने की वजह से एससीएल का स्त्रावण क्या होता है, ज्यादा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर